आज हम कर रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। मैंने आपको पहले बताया था माइक्रो इकोनॉमिक्स 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पार्ट नंबर 1 कंजम्पशन, पार्ट नंबर 2 प्रोडक्शन एंड पार्ट नंबर 3 इज डिस्ट्रीब्यूशन। सो प्रोडक्शन फंक्शन प्रोड्यूसर फंक्शन का, प्रोड्यूसर्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। व्हाट आर दी फिक्स्ड फैक्टर्स, व्हाट आर दी वेरिएबल फैक्टर्स, शॉर्ट रन को क्या बोलते हैं, लॉन्ग रन को क्या बोलते हैं, शॉर्ट रन में कौन से फैक्टर्स फिक्स्ड हैं, कौन से फैक्टर्स वेरिएबल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, लॉन्ग रन में कोई भी फिक्स्ड फैक्टर क्यों नहीं होता। ये सब क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सो लेट्स गेट टू दी प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन एज आई जस्ट टोल्ड यू प्रोड्यूसर्स का पार्ट होता है ये। सो प्रोड्यूसर का, किसी भी प्रोड्यूसर का एम क्या है, कॉस्ट को कम करना एंड रेवेन्यू को इंक्रीज करना, ताकि प्रॉफिट्स को वो लोग मैक्सिमाइज कर पाए। ये किसी भी प्रोड्यूसर का सबसे फोरमोस्ट एम है। बट टू अर्न मोर, प्रोड्यूसर्स हैज टू प्रोड्यूस मोर। जितना ज्यादा वो प्रोड्यूस करेंगे उतना ज्यादा उनको प्रॉफिट होगा। सो प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट, या प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? इट इज बाय यूजिंग लेबर, आप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो। बाय यूजिंग मोर ऑफ लैंड, आप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो। यू रिमेंबर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देन बाय यूजिंग द कैपिटल, जिसको मशीन भी बोलते हैं, आप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो, राइट। सो लैंड, लेबर एंड कैपिटल, 3 प्रोडक्शन के फंक्शंस होते हैं। Now, what is production function? Production function एक technical relationship है between inputs used and output produced by the firm. Inputs used F, X1, X2. So it says that by using X1 amount of factor 1, for example land है, तो land आप X1 factor use करोगे, and X2 amount of factor 2, for example labor. So Q amounts of the quantity can be produced. So आप quantity produce कर सकते हो। एक वर्ड ऑफ कॉशन भी है, प्योरली टेक्निकल रिलेशनशिप, डू नॉट कंसिडर कॉस्ट ऑफ इनपुट, ठीक है। एंड प्रोडक्शन फंक्शन इज डिटरमिन्ड विद द गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं है कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है नहीं, मशीन है नहीं, तो आप प्रोड्यूस कर पाओगे ज्यादा क्वांटिटी। नहीं, आपको स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन पीरियड? रिटर्न्स टू अ फैक्टर बोलते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को, रिटर्न्स टू अ स्केल बोलते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू in the question initially that short run production function में 2 factors होते हैं, one is fixed factor, other one is variable factor। दोनों factors चाहिए, because short run में आप variable factor तो जितना चाहो increase कर सकते हो, fixed factor को आप increase नहीं कर सकते। and long run, that is why we call it returns to a factor। so labor जितनी increase करोगे उतनी आपको ज्यादा returns आएंगी। long run production function is returns to a scale। returns to a scale का मतलब क्या है कि आप long run में जितना चाहो शॉर्ट रन का फिक्स्ड फैक्टर इंक्रीज कर सकते हो। सो फिक्स्ड फैक्टर जो शॉर्ट रन में थे, दे बिकम वेरिएबल इन द लॉन्ग रन। सो दैट इज व्हाई वी से रिटर्न्स टू अ स्केल। आप जितना चाहो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो। दैट इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, राइट। सो शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। What is the difference between them? I've just explained you. यही difference है। Returns to a factor short run production function है, returns to scale, I'm sorry, returns to a scale long run production function है। returns to a factor में only one factor is variable, labor variable factor है, and other factors are constant, land है, उसको आप change नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी machines you cannot change it immediately, so only production can be increased or decreased with the increase in labor। it is not the case in case of returns to a scale long run production function में, ऐसा नहीं होता। all the factors are variable, सभी factors variable होते हैं। अब फैक्टर प्रोपोर्शंस आर चेंज्ड शॉर्ट रन में। फॉर एग्जांपल एक मशीन थी, 4 लेबरर काम कर रहे थे, अब एक ही मशीन है बट 8 लेबरर्स काम कर रहे हैं, राइट। सो फैक्टर प्रोपोर्शन कीप्स ऑन चेंजिंग। लॉन्ग रन में फैक्टर प्रोपोर्शन चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल लैंड 2:2, लैंड तो फिक्स्ड है, फिक्स्ड फैक्टर है, लेबर 1 2 3 4 5। अब रेशो देखो 2:1, 2:2, 2:3, 2:4, 2:5। सो इस तरह से आपकी रेशो इंक्रीज हो रही है, राइट, चेंज हो रही है। 1 2 3 4 5 हो गया ना। लैंड 2 4 6 8 10, सो 1 2 3 4 5, 2:1, 4:2, 6:3, 8:4, 10:5। सो इसमें रेशियो रिमेन्स सेम। सो टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फिक्स्ड फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर। दो ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं प्राइमरीली, फिक्स्ड एंड वेरिएबल।
व्हाट इज अ फिक्स्ड फैक्टर? फिक्स्ड फैक्टर वो फैक्टर है जो शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकता. फिक्स्ड फैक्टर आर दोज फैक्टर्स दैट डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट. जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज करेगा आप फिक्स्ड फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते हो, राइट? सो जैसे लैंड, जैसे मशीन, आप फिक्स्ड फैक्टर को नहीं चेंज कर पाओगे. वेरिएबल फैक्टर क्या होता है? वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर है दैट वेरीज और दैट चेंजेस विद द चेंज इन आउटपुट. फॉर एग्जांपल लेबर, रॉ मटेरियल, पावर. ठीक है, ये सब चेंज हो जाता है जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज या डिक्रीज होगी. सो यू कैन एम्प्लॉय मोर नंबर ऑफ पीपल. Short run production function is returns to a factor. When some factors are fixed, some are variable. For example, it is a function of L and K. Now, look here. Output of good, right? That is QX. L is labor. Labor is variable factor. K is land, which is a fixed factor. TPP, total physical product. This is concept of production, right? Then we'll discuss about marginal physical product. Then we'll talk about average physical product. Now, just to give you a context, we did study TUMU, total utility, marginal utility. We did study total cost, right? Marginal cost, average cost, total production, marginal production, average production, total revenue, marginal revenue, average revenue. Basic concepts remain the same. ठीक है, रेस्ट ऑफ एवरीथिंग इस चैप्टर में हम प्रोडक्शन के कंसेप्ट में पढ़ेंगे ये सब चीजें. सो लेट अस स्टार्ट विद टोटल फिजिकल प्रोडक्ट फर्स्ट. सो सम टोटल ऑफ आउटपुट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर अलोंग विद द फिक्स्ड फैक्टर, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट. सो आप जितना टोटल प्रोडक्शन शॉर्ट रन में करते हो दैट इज टोटल फिजिकल प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट का सम. सो हाउ डू वी डिफाइन इट? We do write it this way. अगर आपको सिर्फ याद करवाने के लिए मैं बोल रहा हूं, हमने लिखा था TU is sum of MU. So जब हम TP की बात करते हैं, total physical product, it is sum of marginal product. So TPP can also be average product into number of units. कितने number of units हैं? So total physical product is TPP, MPP is sum of marginal physical product. Sum आ गया ना sign. AP. So average physical product is AP and N is number of variable factors of production. What is marginal physical product? Additional unit of a commodity. Additional, right? So net additions to the total product when an additional unit of variable factor is employed. जब आप एक भी extra unit variable factor का employ करते हो तो जितना addition आता है वो हम marginal product कहते हैं. For example, present में 10 units produce हुए, प्रीवियस 10 से पिछला जो था वो 8 यूनिट्स था. सो व्हाट इज एमपीपी? एमपीपी इज 2 इन दिस केस. सो टीपीएन माइनस 1 और एमपीपी इज इक्वल टू चेंज इन टीपीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन एन. सो एमपीपी इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, टीपीपी इज चेंज इन टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, एन इज नंबर ऑफ यूनिट्स, चेंज इन टोटल आउटपुट. क्लियर? Right? So this is MPP. What is average physical product? So total का हम number of units से divide करते हैं, we call it average. Is the per unit production of the variable factor. So average physical product per unit production है variable factor का. APP is equal to TPP divided by N. So average physical product क्या होगा? Total product divided by number of units or quantity produced. That is average physical product. Now production schedule. This is the production schedule, complete production schedule. प्रोडक्शन शेड्यूल पढ़ने से पहले मैं आपको फॉर्मूला साइड पे लिखूंगा, प्लीज गो थ्रू देम फर्स्ट. सो आर फॉर्मूलाज टी पी पी, आई में से सम ऑफ एम पी पी. ओके, नाउ एम पी पी इज इक्वल टू टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस 1. ओके, देन ए पी पी एवरेज प्रोडक्ट. So average product is it is TP then divided by the quantity, number of units produced, the quantity, right? Now get to the table. आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा. Fixed factors they remain the same. Fixed factors कभी भी change नहीं होते हैं, right? Variable factor एक एक करके आप increase कर रहे हो, 2 3 labor है basically. So labor आप you are increasing it one by one. Okay. Now as a result your total product also increases, but 19, 21, 22
यहीं तक इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद इट बिकम्स कांस्टेंट 22 का 22. However, it is not only constant, it starts declining, right? So how do we come to know about this? We come to know at the MPP, marginal physical product. So ye 4 plus 3 is how many? 7 units. That is the formula we used, right? For example, इसको यहां तक हम अगर ऐड कर लें तो कितना होता है? 4 3 7 5 12 4 16, 16 और 5 21, राइट? सो एमपीपी का टोटल इतना होगा, राइट? कितना? टीयू टोटल होगा इसका. क्लियर? टीपी का टोटल आ गया, एमपी का टोटल समझ आ गया हमें. अच्छा, एमपीपी में अब आप ये देखो 21 माइनस 19 इज 2, ओके, से 16 माइनस 12 इज 4. डिफरेंस क्लियर? एपीपी एवरेज 3 divided by 1 3. For example, 21 divided by 9 2.33, 19 divided by 10 1.9. Okay, so what does this show? This shows total product increases till the total product is increasing, but kahan tak? In this case, the total product is increasing but till 22 units. वहां तक मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव है. उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो जाता है. फिर ये डिक्लाइन करता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट नीचे चला जाता है, जीरो से भी नेगेटिव हो जाता है. ठीक है? एंड एवरेज प्रोडक्ट ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, बट ये इंक्रीज करता है इनिशियली. सो इट गोज लाइक दिस, ऐसे. फिर ये डिक्रीज करता है, बट इट इज नेवर बीन नेगेटिव. ये नेगेटिव कभी नहीं होता. क्लियर? सो आई थिंक दिस इज परफेक्टली क्लियर टू यू गाइस. ओके, तो ये नेगेटिव कभी नहीं होता. ठीक है? डन. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. हियर कम्स द कर्व. So okay, so MPP, marginal physical product, change in TPP divided by change in Q. So APP is TPP divided by Q. We have already written down those formulas in the previous slide. So okay, so let us understand few of them. अब number of labor, total physical product, MPP, APP. ठीक है? Average physical product का हम formula लिख लेंगे directly. जैसे ही हम इसका formula लिखेंगे, we'll get the answer. Right? So these are the solved answers. So what was the formula? The formula was APP हमें दिया हुआ था multiplied by the number, the variable factor. So let me write it variable factor here, right? So the answer is total physical product. हमारा ये आ जाएगा. So for example, 50 into 1 is 50, 45 into 3 is 135, right? 35 into 6 is 210. अब इनका डिफरेंस 96 minus 50 is 46, 195 minus 168, right? 210 minus 195. So this is how we solve such type of queries, such type of questions. Okay, let's move to the next one. Okay, again same formula हमने लिखना है और formula लेके we get direct answers. APP 6 into 1 is 6 TPP. Okay, ये look here. So 6 into 1, the formula again 6 TPP. Now TPP is 14 and minus 6, that would be MPP, which is 8. And now 8 3s are 24 here. Okay, so इस तरह करते करते हमारा डिफरेंस नीचे तक आ जाएगा, right? 24 and then 32 minus 24 is 8. Okay, now MPP is 3, which means this would be 35. अब 35 divided by 5 is 7. So likewise we are able to solve these questions, but the formula, once again I'm writing it for you, the formula is APP multiplied by this variable factor. So variable factor, which is labor in this case, it is TPP, total product, right? And marginal physical product is equal to TPP n minus TPP n minus 1.
So TPP n is for example this and n minus 1 is this. So 35 में से 32 गए 3. Now 35 में से 36 गए -1. Right? So this suffices our answer. There's another one which says now TPP MPP same formula. We'll use the formula and we get the answer. So MPP 20 minus 0 20 आ गया. 20 into 1 20 divided by 1 यहाँ भी 20 आएगा. Okay. So this is 20, this is 20 and that is 20. Now MPP this is 2, so it would be 22 का add होगा 42. This would be 42. Okay, and this would be 42 divided by 2 which is 21. ठीक है, we only put the formula, that is it. As soon as we put the formula जो हमने पिछली दोनों स्लाइड में डिस्कस किया है, we get our answer. So 42 के बाद it is it becomes 66. 22 into 3 is 66. Now 88 divided by 4 is 22 here. Okay, 17. अब ये भी कर लेते हैं. So 66 minus 42 is 24. 88 minus 66 is 22. Right? So 88 plus 17 is 105. ये वाला 17 ऐड करेंगे ना उसमें, तो it is 105. So 20 into 6 120. Likewise इसमें से इसको माइनस किया तो वो we get 15 here and this is 105 by 5. So 5 2s are 10, 5 1s are 5, 21. So likewise we get the answers. Okay, so this is how we solve such type of questions. There is another one. Questions formula, it remain the same, nothing changes, right? So number of labors is 1 3 5. Now let me write 2 here, let me write 4 here. Now I'll be able to solve it better. Okay, so TPP divided by 1 10 हो गया. Okay, 2 पे क्या आएगा? Now again the same. अगर 2 units है तो वहां पे मिसिंग है ना 2 आगे, तो क्या होना चाहिए 2 पे? Right, so this would be again 10 MPP. This would come out to be the number 2 would be 17. So 7 here and 8 3s are 24. We are only putting the formulas, doing nothing else. 29.5 ये हो जाएगा. This would be 7 minus करेंगे 5.5 हो गया. Right, and 10 and 8 would be this is something around 8.5, right? So आपको सेकंड और फोर्थ की वैल्यू इसमें नहीं लिखनी है, so that is why आप बाकी की वैल्यूज you may write it down. ठीक है, this would be 35 में से 5 गए, so APP will be 7. Okay, और ये डिफरेंस आ गया इनका which is 5.5 again. So this is how we would be able to solve such type of questions, right? The next one, law of variable proportions. क्या होता है law of variable proportion? Law of variable proportion हमने जो अभी टेबल बनाया था जिसमें TPP, MPP और APP था, ये law of variable proportion है. उसी टेबल को हमने डायग्राम में कन्वर्ट किया. When more and more units of a variable factor are combined with fixed factor quantities of other factor, then MPP will increase in the beginning. Marginal product initially increase करता है, but then it will fall, zero हो जाएगा, फिर वो नेगेटिव हो जाएगा. You remember the table जो हमने पिछले कुछ स्लाइड्स में हमने टेबल किया. So if you remember it, तो we are able to solve it in this manner. So उसके बाद MPP जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, right? So this is MPP, this is variable input. Clear? This is law of variable proportions. इसके assumptions क्या हैं? Only one factor is variable, other factors remain constant. So हमारी example में labor is variable, land is constant. All the units of variable factor are of equal efficiency है. The state of technology does not change. हमारी जो भी state of technology है, it does not changes, right? So बाकी सब हमारा same रहता है. These are the assumptions of the law. These are various stages of law: increasing returns, decreasing returns, negative returns. Now what do we mean by increasing returns? Increasing returns होता है जब fixed factor आपने employ किया है वो best return दे रहा है, जो आपने variable factor employ किया है वो भी best return दे रहा है, और जो fixed और variable का combination है
वो भी ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन है, देन यू गेट द इंक्रीजिंग रिटर्न्स, अदरवाइज डिक्रीजिंग और नेगेटिव रिटर्न्स आते हैं। सो ये है ना पिछला टेबल। सो इंक्रीजिंग रिटर्न्स, राइट, सो स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, राइट। सो पहले 3 था, फिर 4, फिर 5, दिस इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स। दिस इज नेगेटिव रिटर्न्स बट इट रिमेन्स पॉजिटिव, प्लस में रहता है, माइनस नहीं होता, एंड दिस इज डिक्लाइनिंग। लास्ट स्टेज इज द डिक्लाइनिंग स्टेज। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस टेबल प्रीवियसली, ओके, सो दोबारा हम डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा चार्ट है बेसिस द प्रीवियस टेबल। अब देखो प्रीवियस टेबल में टोटल फिजिकल प्रोडक्ट पहले ऊपर जाता है, ठीक है, एक लेवल तक, फिर वो कांस्टेंट हो जाता है, फिर वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, दैट इज टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। जब तक वो ऊपर जा रहा है तब तक मार्जिनल प्रोडक्ट, जब तक वो इंक्रीजिंग है, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग है, उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट नीचे आना शुरू हो जाता है, फिर वो जीरो हो जाता है एंड देन नेगेटिव डिक्लाइन स्टेज आती है। एपीपी कभी भी नेगेटिव नहीं होता, एपीपी ऊपर जाता है पहले, बट उसके बाद वो एमपी से ऊपर चला जाता है, बट इट नेवर बिकम्स नेगेटिव, कभी भी ये नेगेटिव नहीं होता, हमेशा ऊपर रहता है। So what does this states? This states TPP increases at an increasing rate, APP and MPP rises and reaches at its maximum level at point N. ये maximum level है जहां तक ये rise करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिक्रीजिंग रिटर्न्स की स्टेज आती है। टीपीपी कंटिन्यूज टू इंक्रीज, आपका जो टोटल प्रोडक्ट है ना वो अभी भी इंक्रीज कर रहा है बट डिक्रीजिंग रेट पे, इसीलिए एमपीपी नीचे आ रहा है, पॉजिटिव है बट नीचे आ रहा है। टीपीपी इज कांस्टेंट एंड द एमपीपी इज जीरो। जहां पे टीपीपी कांस्टेंट हो जाता है ना वहां पे एमपीपी जीरो हो जाता है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। इसको हम डिमिनिशिंग रिटर्न्स की स्टेज कहते हैं। एंड देन देयर इज नेगेटिव रिटर्न्स की स्टेज व्हेन टीपीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, दिस इज द पॉइंट, यहां पे टीपीपी नीचे गिर रहा है, एमपीपी नेगेटिव हो गया, एपीपी भी नीचे आ रहा है, सो एमपीपी बिकम्स नेगेटिव एट पॉइंट पी। इसको हम बोलते हैं स्टेज ऑफ negative returns. So there are three returns, three stages: stage 1, stage 2, stage 3. So first type of return is increasing returns, second is decreasing returns, third is negative returns. These are the basically variable factors of production. This is how we study the variable factors of production. So increasing returns to a factor occurs when due to additional application of variable factor with the fixed factor total output increases at an increasing rate. सो वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज होने के साथ साथ टोटल आउटपुट इंक्रीज करती है, फिक्स्ड फैक्टर सेम रहता है, राइट। सो एमपीपी इज इंक्रीजिंग ईच एडिशनल लेबर एम्प्लॉयड के साथ। इट कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। सो हमारा लैंड फिक्स्ड है, राइट, 1 2 3 4, वी आर इंक्रीजिंग लेबर, देन इट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट इज व्हाट, 2 3 4 5, एमपीपी इज इंक्रीजिंग but TPP is also increasing, that is why MPP increase करता है इस केस में, okay, this is the graph. So what does it show? It shows TPP MPP variable input and this is upward sloping. ये हमारा TPP increase कर रहा है, ये हमारा MPP भी increase कर रहा है, slow है but increasing returns दे रही है, first stage है, okay. Second stage, diminishing returns. So diminishing returns में क्या आता है? Diminishing returns to a factor occur when due to additional application of the variable factor with the fixed factor, the total product increase करता है at a diminishing rate and MPP starts falling. Total product हमारा diminish करना शुरू हो जाता है। For example, ये हमारे land fixed है, labor 1 2 3 4 increase कर रहा है, marginal product पहले 4 था, फिर 3, फिर 2, फिर 1. So MPP is decreasing. Why? TPP is increasing but at a decreasing rate. So I may say increasing but with a decreasing rate. Okay, so this is TPP बढ़ तो रहा है बट उस रेट पे नहीं बढ़ रहा जिस रेट पे इसको बढ़ना चाहिए था। MPP इसीलिए डिक्रीजिंग है बट पॉजिटिव है MPP, राइट। सो दिस इज TPP and MPP. So TPP increasing returns, it increases at an increasing rate. APP increases and reaches the maximum. MPP increases, reaches the maximum. Diminishing returns में TPP increase करता है but decreasing rate पे and reaches the maximum.
एपीपी गिरना शुरू हो जाता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स में, सेकंड स्टेज में एपीपी गिरना शुरू हो जाता है, और एमपीपी भी गिरना शुरू हो जाता है, बट जीरो से ऊपर ऊपर, ठीक है। नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर, सो स्टार्ट्स फॉलिंग बट पॉजिटिव, एपीपी कंटिन्यूज टू फॉल एंड एमपीपी बिकम्स नेगेटिव, एमपीपी नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ, सो कैलकुलेट टोटल प्रोडक्ट, स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सो टोटल प्रोडक्ट, एमपीपी को हम ऐड करेंगे तो टोटल प्रोडक्ट आता जाएगा, पहले 8 था, फिर दोनों को ऐड किया 20 हो गया, फिर 20 प्लस 16 किया 36 हो गया, फिर 48 हो गया, फिर 56 हो गया, 60 60 56। नाउ इंक्रीजिंग रिटर्न्स कहां तक आ रहे हैं, 12 16 तक, ठीक है, फ्रॉम 1 to 3 यूनिट्स, यहां तक इंक्रीजिंग रिटर्न्स है। उसके बाद रिटर्न्स आर पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग, फिर 0 एंड देन इट बिकम्स नेगेटिव, आफ्टर 7th यूनिट नेगेटिव रिटर्न्स आनी शुरू हो जाती हैं, ओके। ट्रू और फॉल्स, व्हेन देयर इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर द टोटल प्रोडक्ट ऑलवेज डिक्रीज, ये फॉल्स है। डिमिनिशिंग स्टेज में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज भी करता है बट रेट ऑफ इंक्रीज इज डिमिनिशिंग, यानी कि अगर पिछला यूनिट प्रोड्यूस किया था तो उसमें सपोज 10 यूनिट्स का डिफरेंस था, एडिशनल बेनिफिट था, तो अब अगर मैं एक और यूनिट प्रोड्यूस करूंगा तो शायद 8 यूनिट्स का डिफरेंस रह जाएगा, सो इट इंक्रीजेस बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। Total product will increase only when marginal product increases, again false. Total product increases, so marginal product falls. So marginal product is the reason of total product, is not the reason of total product. Total product is the reason of marginal product. So product increases at a diminishing rate, okay. Increase in total product always indicated that there are increasing returns to a factor. It is not necessary. Increase in total product always indicates that there is increasing rate to a factor. Total product also increases at the diminishing returns to a factor में भी वो increase करता ही करता है. So when there is diminishing returns to a factor, marginal and total product always fall. So only marginal product falls, but total product increases. Diminishing returns stage 2 में सिर्फ marginal product गिरता है, total product same रहता है. It never falls. Total product always increases whether there is increasing returns or decreasing returns to a factor. ये true है. ठीक है, सो इंक्रीजिंग रिटर्न्स और डिमिनिशिंग रिटर्न्स और टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है. सो 2 स्टेजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज कांस्टेंट टोटल प्रोडक्ट आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट. नो, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज कांस्टेंट टोटल आउटपुट इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट. टोटल आउटपुट कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज करती ही करती है. When total product is maximum, जब total product maximum होता है, product is also increasing, marginal product is also increasing. ये भी गलत है. When total product is maximum, तो marginal product तो zero होता है. 4 stages, 3 stages, right? When marginal product falls, average product also falls. Yes. Average product marginal product पे depend करता है. So जब marginal product गिरेगा तो average product भी गिरेगा. When the quantity of variable input is increased from 3 to 4 units, the total output increases from 70 to 85. The marginal product is 15 units. ये true है, 15 units ही रहेगा. So 85 minus 70 is 15 units. Okay. When the quantity of a variable input increases from 4 to 6 units, total output increases from 85 से 105. The marginal unit is 15 units. नहीं 105 में से 85 माइनस किया तो 20 होता है. So this is false. If the marginal product rises, average product must also rise. This is true. Rising marginal product implies that the total product increases at an increasing rate. This pulls up the average product, भी इससे increase करता है. Okay. What are the various causes of increasing returns to a variable factor? सबसे important question है, सबसे important और बहुत आसान है.
क्वेश्चन क्या है, कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर, जो भी हमारा वेरिएबल फैक्टर है ना उसमें बेटर रिटर्न्स, इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों आते हैं, ये रीजन है। कोऑर्डिनेशन अच्छा है बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर पूरा यूज ही नहीं किया अभी आपने, एंड स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। सो BUS, बस better coordination. Additional application of the variable factor in the initial stages of production tends to improve the degree of coordination between the fixed and variable factors that causes total output to increase at an increasing rate. I think this point is बिल्कुल clear. So what does this point states? This point states कि अगर better coordination होगी variable factor की fixed factor के साथ तो क्या होगा, उसका रिजल्ट ये होगा कि आप में कोऑर्डिनेशन अच्छी है, बिकॉज आप में कोऑर्डिनेशन अच्छी है इस कारण से बेटर रिटर्न्स और इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल मिलेगा आपको। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर एक मशीन है, आप उस मशीन से 20 यूनिट्स एक दिन में प्रोड्यूस कर सकते हो, आज तक आप सिर्फ 12 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, सो यू आर स्टिल अंडर यूटिलाइजिंग द फिक्स्ड फैक्टर, सो इंक्रीजिंग रिटर्न्स देगा जब तक 20 यूनिट्स पर डे नहीं होता। So initially fixed factor is underutilized in relation to labor employed on it. जो भी labor है उससे जो fixed factor है उसको आप underutilize कर रहे हो. So that is why greater application of the variable factor leads to fuller utilization. जितना variable factor increase करोगे उससे utilization और बढ़ेगी. Specialization and division of labor. So initially when only one labor, that is variable factor, was working on a land, all the activities like plowing, watering, sowing, सब कुछ एक ही बंदा कर रहा था। When number of labor आप इंक्रीज करते हो, each worker becomes specialized in a particular task and output starts increasing. Faster काम होगा, प्रोसेसिंग अच्छी होगी और प्रोडक्ट आउटकम भी अच्छा आएगा। So, right? Everyone is doing his job. So स्पेशलाइजेशन आती है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ही होंगे, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी होंगे। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, imperfect factor substitutability, lack and poor coordination. So oil, right? So first one is overutilization of fixed factors. जब more and more units of variable factor continue to be combined with the fixed factor, the fixed factor gets overutilized. इससे diminishing return आएगा, greater wear and tear of fixed factor. मैं आपको simple example देता हूँ. This is a machine. Earlier 1, 2, 3, 4 labor were employed. Now you want to increase the production, so what have you done is you have increased the labor. Now 8 labor, doubled the labor. I want to increase the production, shorter run है, production function है, तो मैं इसको और increase करना चाहूँगा. How can I do it? So by increasing the labor. So what I'll do is I'll increase. Now I have put in 12 workers to a position which were, to a machine which was employed for 4 workers only. Will the production increase? The production may increase initially, but actual में increase नहीं होगा long run में. Why? Because ये सब आपस में लड़ेंगे, ये कहेंगे तेरा काम है मेरा काम नहीं है, right? So ये कुछ कहेंगे कि यार उधर ही सारे कर रहे हैं, हमें करने की क्या जरूरत है. So one way or the other, जितना आप फिक्स्ड फैक्टर को ओवर यूटिलाइज करोगे उससे वियर एंड टियर होगा, जल्दी जल्दी काम करना चाहेंगे सब लोग, अपना प्रोडक्शन में अपना कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे. जब 12 लोग एक ही मशीन पे काम करेंगे तो ऑब्वियसली मशीन जल्दी खराब होगी, वियर एंड टियर होगी, जिसके कारण प्रोडक्शन डिक्रीज होगी. ठीक है. इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. सो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मैंने अभी एक एग्जांपल दिया ना मशीन का. सो एक मशीन पे पहले 4 लोग एम्प्लॉयड थे, फिर एक मशीन पे आपने 8 लोग कर दिए, दैट्स इट. इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, बट आप तो प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हो, सो आपने एक मशीन पे 12 लोग कर दिए. अब क्या होगा? ओवर यूटिलाइजेशन, मोर वियर एंड टियर. सो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बन गया अब वो मशीन, right? So factors of production can be substituted for one another up to a certain limit only. More labor can be used in place of machinery की जगह पे, but beyond certain stage this is not possible. एक particular stage के बाद ये possible नहीं है. Limit of ideal factor ratio is crossed. जो भी हमारी ideal factor ratio है वो cross हो जाती है. That is why it is not possible. So like this. Lack and poor coordination. So coordination ही नहीं है. जब आप number of people more employ कर दोगे एक machine पे, तो obviously they'll fight for small and petty things. So number of workers becomes too excessive.
relative to the fixed factor so that they obstruct each other and the total output falls. So इस एग्जांपल के साथ साथ मैंने आपको मशीन की एग्जांपल दी थी, राइट? So 1 2 3 and 4 people are employed on one machine. Now you employ 12 people, all of them will fight with each other for doing small tasks, because everyone would be doing small tasks, so none of the tasks will complete with quality. That is the major reason that coordination will become poor. So सही कहा है किसी ने, too many cooks spoil the food. Relationship between marginal product and total physical product, MPP TPP. Total physical product, sum total of output produced by all the units of variable factor along with the fixed factors. जो भी आप total production करते हो, we call it total product. Marginal product क्या होता है? It is the addition to the total product when an additional unit of variable factor is employed. एक और additional unit of variable factor जब आप उसको employ कर रहे हो. So अब आप देखो, ये variable factors हैं, you are increasing it 1 and 1, you know, till 10. So total product 3 7 12. अब 12 में से 7 गए is 5. So MPP is the result of TPP. This is the relationship. MPP when it is increasing, sorry, TPP when it is increasing, MPP is also increasing. TPP is still increasing but at a decreasing rate. MPP is going down but positive. Now TPP becomes constant, MPP becomes 0. TPP starts falling, MPP becomes negative. So this is the situation. So long as MPP is increasing, TPP increases at increasing rate. That is till third unit. यहाँ तक increasing rate पे increase हो रहा है. उसके बाद, ठीक है, when MPP starts diminishing but positive, diminish करना शुरू कर रहा है, ये MPP नीचे गिर रहा है but positive है. TPP increases only at a diminishing rate पे नीचे आ रहा है वो till 7th unit. Okay, and when MPP is 0, TPP is constant और 8th unit maximum हो जाती है. Okay, ये 8th unit है, ये maximum है, constant है, और ये 8th unit maximum है. अब MPP 0 पे आ गया, इसके बाद MPP नेगेटिव हो जाएगा, TPP डिक्लाइन हो जाएगा आफ्टर 8th unit, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, और TPP declines like this. So this is the relationship between TPP and MPP. This is TPP and this is MPP. A relationship between MPP and average product. Average product per unit production of the variable factor. MPP क्या होता है? Additions to the total product when an additional unit of variable factor is employed. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, ये APP है. सो हमने पिछली TPP और MPP में क्या डिसाइड किया था? इनिशियली कुछ यूनिट्स में MPP इंक्रीज करता है, फिर MPP पॉजिटिव होता है बट डिक्रीज करता है, फिर MPP 0 होता है, फिर MPP नेगेटिव हो जाता है. इसी कंटेक्स्ट में हम इसको पढ़ेंगे. सो 5 तक MPP इज इंक्रीजिंग, APP इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. यहां पे पॉइंट पे APP एंड MPP कट ईच अदर. जब MPP नीचे फॉल करना शुरू करता है तो APP भी नीचे करता है, बट APP MP के ऊपर रहता है. अब कर्व के हिसाब से करते हैं. सो इनिशियल 3 यूनिट्स में MPP ऊपर है, MPP पॉजिटिव ग्रो कर रहा है, तो APP भी पॉजिटिव ग्रो कर रहा है. MPP नीचे गिरना शुरू हुआ, APP और MPP एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं. दिस इज द पॉइंट इस केस में जहां पे हम 4 लेबर इंप्लॉय करते हैं. उसके बाद MPP शार्पली डिक्लाइन करता है, बट APP MPP से ऊपर चला जाता है, ठीक है. MPP फिर 0 हो जाता है एंड देन नेगेटिव भी होता है, राइट. सो APP पॉजिटिव रहता है एंड तक. दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिटवीन APP एंड MPP. सो व्हेन बोथ राइजेस, NPP इज अबव APP. ये MPP है, ये ऊपर है, APP ये वाला नीचे वाला पोर्शन APP है, वो नीचे है पॉइंट A तक, ये पॉइंट तक, यानी कि टिल 3 यूनिट्स. ये हमने डिस्कस किया ना, 3 यूनिट्स तक, ठीक है. MPP ऊपर है, APP मैक्सिमम हो जाता है. APP इज इक्वल टू MP4 पॉइंट नंबर 4 पे, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 4 है.
and at point B MPP curve cuts APP at its highest point. MPP APP को highest point पे cut करता है. When both fall, MPP falls more than APP. जब दोनों गिरते हैं ना तो MPP ज्यादा sharply decline करता है, APP उतना sharply decline नहीं करता. Point B after 5 units, 5 units के बाद. Clear? MPP 0 या नेगेटिव भी हो सकता है. APP नेगेटिव नहीं होता, वो पॉजिटिव ही रहता है. Returns to a scale, the production function in which all inputs are changed. So, returns to a scale, long run production function का पार्ट है. लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट है. लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के पार्ट का मतलब क्या है? इसमें all factors are variable. सारे फैक्टर्स वेरिएबल हैं इसमें. सो प्रोडक्शन फंक्शन इन विच ऑल इनपुट्स आर चेंज्ड, सारे इनपुट्स आप चेंज कर सकते हो, उसको हम रिटर्न्स टू अ स्केल कहते हैं. ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, सारे के सारे फैक्टर्स हमारे वेरिएबल हैं. These are also called long run production function, हम इसको बोलते हैं. The long run is a period during which all factors become variable. Please understand, returns to a scale में कुछ भी फिक्स नहीं होता, सब कुछ वेरिएबल होता है. लॉन्ग रन में आप लैंड इंक्रीज कर सकते हो, कैपिटल मशीनरी इंक्रीज कर सकते हो, राइट? यू कैन इंक्रीज एवरीथिंग. सो ऑल द फैक्टर्स बिकम द वेरिएबल factors. Now long run production function is returns to a scale when all the factors are variable. So right, so labor and land. So long run में जो हमारा land है वो भी fixed नहीं रहता, it becomes a variable factor. So it's a function of variable factor. So इसमें क्या क्या होता है? Increasing returns to a scale, constant returns to a scale and diminishing returns to a scale. Please mind this, right? Increasing returns to a scale, ये देखो land भी increase कर रही है, ठीक है? Labor तो increase करेगी ही करेगी. टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है. दैट डज नॉट मीन कि ये हमेशा ही इंक्रीज करेगा. मार्जिनल प्रोडक्ट यहां तक इंक्रीज कर रहा है टोटल प्रोडक्ट टिल 4 यूनिट्स, ठीक है? उसके बाद फिर से ये मार्जिनल प्रोडक्ट कांस्टेंट एंड देन अगेन कांस्टेंट, देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग बट रिमेन्स पॉजिटिव रहता है. सो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स, सेम रिटर्न्स रहते हैं. इसमें डिमिनिशिंग नहीं, कांस्टेंट रिटर्न्स एंड देन डिमिनिशिंग रिटर्न्स. दिस इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स. सो नो नेगेटिव रिटर्न्स इन द लॉन्गर स्केल. लॉन्ग स्केल में अगर कुछ भी नेगेटिव रिटर्न्स होगा तो आप प्रोडक्शन बंद कर दोगे, राइट? सो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल व्हेन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज्ड इन अ गिवन प्रोपोर्शन. सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप एक प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर सकते हो एंड आउटपुट विल इंक्रीज बाय ग्रेटर प्रोपोर्शन. जितनी आप आउटपुट इंक्रीज करना चाहोगे उतना आप इसको इंक्रीज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल 100% will bring about an increase of 200% in the output and so on. So units of fixed factor 1 2 3 4 1 2 4 8 in this case, right? Variable factor 1 2 4 8 in this case, right? Total output आपकी ये आ रही है. So 100% आप चेंज कर रहे हो. एक का 2 कर दिया, 2 का 4, 4 से 8 कर दिया, right? और आउटपुट में भी एक का 2, 2 से 4, 4 से 8. सो 200%, 250%, 300% इंक्रीज हो रहा है आपका आउटपुट, राइट? सो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल ये होता है. इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल, परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट, इतनी आउटपुट आपकी इंक्रीज हो रही है. इट इज, दैट इज व्हाई इट इज द स्ट्रेट लाइन, राइट? when the output was 15 units, percentage increase was 10 units, 30 then 15. So इस तरह से आपकी increasing returns to a scale आती है. Constant returns to a scale, it occurs when all the factors of production are increased, output will also increase in the same proportion. For example, increase in amount of labor and capital by 100% will bring about an increase of 100%. 100% लेबर और कैपिटल इंक्रीज करोगे, आउटपुट भी 100% इंक्रीज होगी इन द अमाउंट ऑफ आउटपुट एंड सो ऑन. सो 1 2 4 8 1 2 4 8 10 20 40 80 100 100 100 आउटपुट आपकी 100 100 100 कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ स्केल आ रही है, राइट? सो कांस्टेंट, राइट? इंक्रीजिंग आउटपुट 100 100 ही है. पिछले केस में 100 200 400 इस तरह से थी. Decreasing returns to a scale, it occurs when all the factors of production are increased in a given proportion.
output in less proportion. For example, increase in the amount of labor and capital by 100% will bring about increase of 80% in the amount of output and so on. So 1 2 4 8 1 2 4 8 10 18 27 36 100 100 100 80 50 30 आउटपुट आपकी प्लस में तो है बट इट इज डिक्रीजिंग, सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल. सो दिस इज हाउ वी मेक द डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल. सी फर्स्ट वाले में ऐसे था शायद ऊपर को, कांस्टेंट में ऐसे था राइट स्ट्रेट, अब ये नीचे को है, ये ऐसे नीचे को आ रहा है. So this is decreasing returns to a scale. Increase in output, quantity X. Okay, so diminishing returns to a scale. Now what are the economies of scale? Economies of scale means advantages that accrue to a firm when it increases its scale of production. जब भी वो अपने scale of production को increase करेगी तो उसको जो जो advantages आती हैं उसको हम economies of scale कहते हैं. Its cost of production per unit of output गिर जाती है. So types of economies, internal economies, external economies. Internal economies क्या होती हैं? अगर आप अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर देते हो, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल अराइजेस फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस इटसेल्फ. आप इंटरनली अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करते हो, आपका बिजनेस ग्रो होता है, उससे इंटरनल इकोनॉमीज आती है. एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज रेफर्स टू द गेन्स टू ऑल द फर्म्स इन एन इंडस्ट्री ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ दैट इंडस्ट्री. वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इस कारण से एक्सटर्नल इकोनॉमीज आती है. इंटरनल इकोनॉमीज, फाइनेंशियल इकोनॉमीज ऑफ सेल एंड परचेज, risk bearing economies of scale, economies of research, specialization of manpower and technical economies of scale. Let us understand them one by one. Financial economies, the credit requirements of the big firms can be met from banks and other financial institutions easily. A large firm is able to mobilize much credit at a cheaper rates. पे वो सस्ता credit ज़्यादा quantities में ले सकती है, ज़्यादा amount ले सकती है. Firstly, investors have more confidence in investing money in the well established large firms में. Secondly, the shares and debentures of large firm can be disbursed or sold easily and quickly in the share market में. Economies of sale and purchase, on account of its large size, a firm can purchase quantity of raw material at a low price. It succeeds in selling goods by paying low rate of commission. Low rate of commission के कारण. Risk bearing economies, the larger the size of a firm, the more likely are its losses to be spread among its various activities according to the law of averages. कोई भी एक बड़ी firm produces a large number of items and of different varieties so that the loss in one can be counterbalanced by the gain in another. Economies of research, a large sized firm can spend more money on its research activities. It can spend huge sums of money in order to innovate varieties of products. You understand economies of research? ठीक है, हम लोग रिसर्च करते हैं ताकि हम सस्ता सेल कर पाएं, सस्ता कॉस्ट इंकर कर पाएं. इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स. इन केस ऑफ इनोवेशन अगर होती है, ये एसेट हो जाता है फर्म का. सो इनोवेशंस और न्यू मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट मे हेल्प टू रिड्यूस इट्स एवरेज कॉस्ट. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं, इसीलिए इसको बेनिफिट्स बोलते हैं, इकोनॉमीज बोलते हैं, इकोनॉमी ऑफ रिसर्च. राइट. स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, अगर आपके वहां एम्प्लॉयड लोग हैं, लार्ज नंबर ऑफ लेबरर्स, देयरफॉर ईच पर्सन कैन बी एम्प्लॉयड इन द जॉब टू व्हिच ही इज मोस्ट सूटेड. अलग अलग लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, एजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं, स्किलफुल हैं, तो उन सबको आप अलग अलग कामों पे लगा सकते हो जिस कामों के लिए वो माहिर हैं. A large firm is in a better position to attract specialized experts into the industry. आप भी अगर जॉब करने चाहोगे तो कहाँ पे? Larger firms में, not in the smaller firms, right? So specialization saves time and encourages new innovations को encourage करती है. ये सारे advantages results in lower costs of production. इससे cost of production बहुत ही कम हो जाता है. Technical economies of scale. So technical economies are those which accrue to a firm from the use of better machines and techniques of production. Large scale businesses can afford to invest in expensive and specialist capital machinery. Expensive और specialist capital machinery में invest कर सकते हो आप. As a result, production आपकी बढ़ जाएगी and cost per unit of production decrease हो जाएगा. आपका per unit decrease हो जाएगा cost. There are external economies as well. So external economies क्या होती हैं? Economies of concentration, एक जगह पे सब कुछ मिल जाना. Economies of information, आगे क्या होने वाला उसकी information. Economies of disintegration, right? Let us study all of them one by one. So economies of concentration. When a number of firms are located at one place, all the member firms reap some common economies. हम बोलते हैं ना Silicon Valley, this is IT park, this is special economic zone, so concentration.
Firstly, skilled and trained labor becomes available to all the firms. Secondly, banks and other financial institutions may set up their branches so that the firms in the area can obtain the liberal credit facilities को वो obtain कर पाएं. Thirdly, the transport and communication facilities may get improved considerably. उसी पर्टिकुलर जगह पे है ना, तो हो सकता है 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सब वहां बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड हो जाएं. सो द पावर रिक्वायरमेंट्स कैन इजीली मेट बाय इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स आसानी से, बिकॉज उसी एक जगह पे बिजली देनी है सब. नेक्स्ट, economies of information. So economies of information may arise because of the collective efforts of the various firms. बहुत सारी firms हैं जिनके collective efforts के कारण ये increase होती है. Firstly, an individual firm may not be in a position to spend enormous amounts on research. कोई भी एक अकेली firm होगी ना, वो of course shirk off करेगी पैसे spend करने में research के ऊपर, right? However, जब वो सारे pool कर लेते हैं अपने resources को, new inventions may become possible. तो नई नई इन्वेंशंस पॉसिबल हो जाती हैं. द फ्रूट्स ऑफ द इन्वेंशन क्या होगा? कैन बी शेयर्ड बाय ऑल द मेंबर फर्म्स. सब उसको शेयर करते हैं. पब्लिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल, टेक्निकल एंड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन वाइटल इंपॉर्टेंस की होगी ताकि वो आउटपुट को इंप्रूव कर पाए एट द लोअर कॉस्ट. द लास्ट पॉइंट इज economies of disintegration. When the industry grows, it becomes possible to split up production into several processes, leave some of the processes to be carried out more efficiently by specialized firms. Call centers, BPO, यही एक example है सबसे बड़ी. This makes specialization possible and profitable. इससे specialization possible भी होती है और profitable भी होती है, right? Diseconomies of scale. अब अभी तक हमने इकोनॉमीज पढ़ी हैं, ये डिसइकोनॉमीज हैं. सो कंट्रोल, सबसे पहले मॉनिटरिंग दी प्रोडक्टिविटी, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. एंड द क्वालिटी ऑफ आउटपुट फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज इन बिग कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेशंस इज इम्परफेक्ट एंड एक्सपेंसिव. सो आपको एक पूरा, आपके ये एम्प्लॉइज हैं, राइट, आप ऐसे ही डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते. आपको एक पूरा पिरामिड तैयार करना पड़ेगा, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाने पड़ेंगे. ठीक है, ये सब कॉस्ट टेकिंग है, कॉस्ट लगती है इन सब पे. सो एक्सपेंसिव होते हैं ये. दिस लिंक्स टू द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल एजेंट की प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज ऑफ शेयर होल्डर्स मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर्स. सो कंट्रोल बिकम्स डिफिकल्ट. कोऑर्डिनेशन इज डिफिकल्ट. इट कैन बी डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट complicated production processes across several plants in different locations and countries में. Achieving efficient flows of information in large businesses is expensive. क्योंकि कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स विद हंड्रेड्स ऑफ सप्लायर्स अलग अलग पॉइंट्स पे किसी भी इंडस्ट्री की सप्लाई चेन में, वो सब कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल होता है, कॉम्प्लेक्स है. ये तो अगर विद इन द कंट्री है स्टिल यू मे मैनेज इट, बट आउटसाइड द कंट्री, नंबर ऑफ कंट्री से जब आप अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हो, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल सच प्लेसेस, राइट. The last point in this case is cooperation. Workers in large firms may develop a sense of alienation, अकेलापन महसूस होता है उनको, and loss of morale. If they do not consider themselves to be an integral part of the business, their productivity may lead to wastage of factor inputs, जिससे cost increase हो जाएगी.